this is our budget special session through the day. Joining me on the telecast right now is Mr. Gajendra Shekhawat. He is the Union Minister for Jal Shakti. Thank you very much, Gajendra ji. हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले congratulations to the Government of India. ये जो बजट आया है इसके बारे में काफ़ी प्रश्न उठे हैं. ये भी कहा जा रहा है जो एंटिसिपेशन थी, ये बोला जा रहा था कि बजट पॉपुलिस्ट होने वाला है, बहुत सारे फ्रीबीज, एसओपी स्कीम्स लॉन्च करने वाले हैं जो कि वोटर बेस को डायरेक्टली जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा इस इंटरिम बजट में. इसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, एक ऐसी सरकार which is full of confidence and the confidence which has been earned with the work what they have done in last 10 years, जो पिछले 10 साल तक काम किया है उसके आधार पर जो आत्मविश्वास अर्जित किया है उससे भरी हुई सरकार है, और जिसे पूरा भरोसा और विश्वास है कि जिस लक्ष्य को लेकर के वो चले थे, जिस रास्ते से वो चले थे, और उस काम का प्रभाव जो पिछले 10 साल में हुआ है उसको देश के प्रत्येक वर्ग और संवर्ग ने महसूस किया, अनुभव किया है. उसके चलते हुए देश और देश के लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है. जब सरकार को ये विश्वास हो और सरकार के लिए देश की जनता का और जनता के सभी वर्ग संवर्ग का ये विश्वास हो, तब उस सरकार को पॉपुलिस्ट बजट पे जाने की आवश्यकता नहीं होती. एक ऐसी सरकार जिसने कंसिस्टेंसी के साथ में सिंस बिगनिंग 2014 से लेकर के 2024 तक निरंतर काम किया है, वो अनवरत उसकी निरंतरता और निरंतरता से भरे हुए आत्मविश्वास को दिखाने वाला बजट है. गजेंद्र जी, अगर पीछे जाएं, 5 साल पीछे जाएं, 2019 में जब बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, और 2019 में भी इंटरिम बजट अनाउंस किया गया था. यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो कि तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब के बजट में और आज के बीजेपी के बजट में काफ़ी अंतर है. वहाँ पे देखा गया था कि 75,000 करोड़ ये एक एसओपी अगर कहा जाए, एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा था देश के किसानों को. अब अगर आप कंपैरिजन करें तब के बजट का और अब के बजट का, तब के बीजेपी का और अब के बीजेपी का, आपने कहा कि एक आत्मविश्वास है बीजेपी में कि उनको ये फ्रीबीज, एसओपीज देना ज़रूरी नहीं समझते. लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी समझते हैं, बीजेपी ने जो काम किया है वो समझते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं यहाँ पर. तो 2019 में क्या इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस शायद नहीं था बीजेपी में, जिसके कारण जो बजट रिलीज किया गया था, इंटरिम बजट, उसमें टैक्स स्लैब्स इनफैक्ट पूरी चेंज कर दी गई थी, रिबेट्स दे दिए गए थे मिडिल क्लास को, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस इंक्रीज कर दिए गए थे. इनफैक्ट इवन मैंने जैसा कि कहा कि जो किसान के लिए जो योजना निकाली गई थी, 75,000 करोड़, 6,000 रुपीज इन द अकाउंट्स ऑफ द फार्मर एवरी सिंगल ईयर. देखिए, 2019 या 2014 के कंपैरिजन में यदि बात करेंगे तो गंगा में बहुत सारा पानी आज 2024 तक प्रवाहित हो गया. 2 करोड़ लोगों के आवास, 3 करोड़ गरीबों के आवास बन चुके हैं और 2 करोड़ नए बनाएंगे. ये संकल्प देश की सरकार ने रखा है. जो है मध्यम वर्ग के लोग, जो लोग कच्चे मकान में रहते हैं, चॉल्स में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, उन लोगों के लिए मकान बनाए जाएंगे. ये संकल्प देश की सरकार ने रखा है. 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, ये संकल्प सरकार ने सामने रखा है. जो है इनोवेशन के लिए देश की सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस बना करके देश की ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करेगी. टैक्स से भी युवाओं के लिए नई व्यवस्था कायम करेगी, उनके लिए नया इकोसिस्टम बनाएगी. ये लक्ष्य सामने रखा है. इस तरह से देश की परिस्थितियां जिस तरह से 2019 की तुलना में अभी बदली हैं, आज देश में 11 करोड़ से ज़्यादा घरों तक पीने का पानी हम पहुंचा चुके हैं. देश के हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा चुके हैं. देश के 3 करोड़ लोगों को, जैसे मैंने कहा, गरीबों का घर बना चुके हैं. देश के हर घर तक बिजली पहुंचा चुके हैं. अब जब पिछले 10 साल में जो कुछ योजनाएं हाथ में ली थी उनका इम्पैक्ट धरातल पर बन चुका है, उसके बाद में उसमें कंसिस्टेंसी की आवश्यकता है, उस स्थान से आगे ले जाने की आवश्यकता है, और इसी सोच और विश्वास के साथ में ये बजट प्रस्तुत किया गया. जी बिल्कुल. यहाँ पे
बजट में इस बार जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं उसमें आवास योजना को काफ़ी स्ट्रेस दिया गया है। उसमें अगर हम कहें जो आयुष्मान भारत, उसमें जन आरोग्य योजना, उसमें महिलाओं का सबसे बड़ा फोकस वहाँ पे भी दिया गया है। नारी शक्ति का जो आपने कैंपेन उठाई है, जो 4 पिलर्स ऑफ कैंपेनिंग दैट बीजेपी हैज़ डन फॉर द डेमोक्रेसी, आप कहते हैं नारी शक्ति, द पुअर, किसान और यूथ, इनमें भी काफ़ी सारे ये स्कीम्स, योजनाएं, अनाउंसमेंट्स की गई हैं इस बजट के ऊपर, उनको मेंशन किया गया है। क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज और एसओपीज हुआ करती थी और कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी करती हैं, वर्सेस जो बीजेपी इस समय पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को एक्सपेरिमेंट कर रही है, दर्शा रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, क्या ये लोगों को भाएगा? क्या लोग इसके बिना पर बीजेपी को वोट देंगे? देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूँ और पूरे आंकड़ों के साथ में भी कभी समय हो तो इस पर चर्चा कर सकता हूँ। 2014 से केंद्र की राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पदार्पण के साथ ही देश में पॉलिटिक्स को एक नई परिभाषा मिली और वो थी डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। पहली बार देश में ये तय हुआ कि देश में विकास की राजनीति की जा सकती है और विकास की राजनीति करने वाले, केवल बात करने वाले नहीं, विकास करने वाले लोगों को लोग श्रद्धा के साथ में अपने जीवन में परिवर्तन करने के आधार पर चुनते भी हैं, अवसर भी देते हैं और उनको निरंतर अवसर देते हैं। इसलिए ये विश्वास 2014 से जो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पर जिस तरह से काम हुआ है, उसके कारण से ये विश्वास न केवल बना है अपितु निरंतर बढ़ता जा रहा है। और इसी के चलते हुए इस बार फिर जो कुछ हमने किया, जो कुछ हम करेंगे, उसके बीच में बिना किसी भी तरह का गैप आए हुए इसको आगे बढ़ाने के लिए ये बजट प्रस्तुत किया। जी, यहाँ पे निर्मला सीतारामन ने एक और अनाउंसमेंट की कि कुछ हफ्तों बाद बीजेपी एक वाइट पेपर भी पार्लियामेंट के आगे प्रस्तुत करेगा। उसमें कंपैरिजन किया जाएगा कि बीजेपी सरकार के साथ क्या डेवलपमेंट हुई, कैसा ग्राफ रहा जीडीपी का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, टोटल रिसीट्स का, वर्सेस पिछली सरकारों में ये कैसा ट्रेंड रहा। अब इस पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन में उन्होंने क्वेश्चन उठाया है बीजेपी के ऊपर, कहा है कि ये नेसेसरी नहीं है, ये क्यों, किस बिना पर ये किया जा रहा है? देखिए, 2014 में जिस तरह के देश के हालात थे, भ्रष्टाचार के असीम घटनाओं के चलते हुए जिस तरह से देश के आर्थिक दृष्टि से खोखला हो गया था, फ्रजाइल 5 में देश को इंक्लूड कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने अवसर प्रदान किया। हम चाहते तो उस समय भी पिछली सरकार के सारे कारनामों को, उस 10 साल के कालखंड के सारे जो है काले कारनामों को एक वाइट पेपर के दृष्टि के रूप में रखा जा सकता था। सामान्यतया इसी तरह की व्यवस्थाएं देश में देखने को मिली है, लेकिन क्योंकि उस समय में ऐसा करना देश के व्यापक हित में नहीं था, देश में विदेशी निवेश को आने में वो एक गतिरोध पैदा कर सकता था, देश के प्रति पूरी दुनिया के निवेशकों में अविश्वास पैदा कर सकता था, देश में काम करने वाले लोगों और निवेश करने वाले प्राइवेट सेक्टर के मन में, कॉरपोरेट सेक्टर के मन में भी एक अविश्वास पैदा कर सकता था। इसलिए देश के हित में हमने उसे नहीं किया। लेकिन अब जब 10 साल बीत चुके हैं, विश्वास लौटा है, देश जो है फ्रजाइल 5 से द टॉप 5 इकोनॉमीज में सम्मिलित हो गया है। देश जब लगातार आर्थिक दृष्टि से आगे प्रगति कर रहा है, 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन पर जाने के रास्ते पर, जब दुनिया भर के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि भारत शीघ्र ही तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, तब देश को निश्चित रूप से यह जानना चाहिए कि क्या परिवर्तन देश में हुआ है। ईमानदारी से काम करने वाले लोग, एक साफ नीयत से काम करने वाले लोग, एक स्पष्ट लक्ष्य और सोच को लेकर के काम करने वाले लोग जब सत्ता में होते हैं, उनकी तुलना में जिस तरह की सरकारें पहले रही है, उसकी तुलना में जब है देश को एक तुलना करने का निश्चित रूप से अवसर मिलना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ में ये व्हाइट पेपर जो है देश को के विषय सब संज्ञान में रहे, देश के व्यापक हित में एक बार फिर इस तरह के व्हाइट पेपर लाने का डिसीजन माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। गजेंद्र जी, जब रिव्यू आया, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री का रिव्यू आया, उन्होंने कहा कि देश को $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में
5 साल लग जाएंगे, 2030 तक ये टारगेट कंप्लीट हो सकता है। 7% जीडीपी ग्रोथ का टारगेट बना लिया है भारत ने, एस्टिमेट कर लिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। अब ये सब जो इतने एम्बिशियस टारगेट्स हैं, इसको पूरा करने के लिए स्पेसिफिक क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या एग्जीक्यूशंस करनी पड़ेंगी, क्या क्या प्लान और एजेंडा बनाने पड़ेंगे? देखिए, प्लान, एजेंडा और एग्जीक्यूशन आज सामने धरातल पर दिखाई देता है। एक तरफ देश के ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तीसरी तरफ देश के कैपिटल एक्सपेंडिचर को फ्यूचर रेडी कंट्री बनाने के लिए उस पर काम कर रहे हैं, और चौथी तरफ देश के आत्मविश्वास को सुदृढ़ कर रहे हैं। इन चारों विषयों पर एक साथ जिस तरह से काम हुआ है, ये स्पष्ट हो गया है कि अब देश का ये कॉन्फिडेंस देश के लोगों का भी बना है और दुनिया भर के लोगों का भी भारत के प्रति बना है। आपने कहा कि जैसा आज आईएमएफ के लेटेस्ट आंकड़े उठा करके देख लीजिए, या दुनिया भर के आर्थिक क्षेत्र में समीक्षा करने वाले लोगों के मंतव्य इसमें उठा करके देख लीजिए, वो सभी लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि भारत इज़ द ब्राइटेस्ट स्पॉट। न केवल ब्राइटेस्ट स्पॉट है, बापी तो ये कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू बी द ड्राइवर फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी अंडर दिस era ऑफ रिसेशन विच द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग ऑन आफ्टर द पैंडेमिक। तो ये भारत ने जिस तरह से रिकवरी किया है, उसको देख करके अब सारे दुनिया को इस बात का विश्वास हो गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया को एक गति देने वाली अर्थव्यवस्था बनने वाली है। जी बिल्कुल। गजेंद्र जी, एक आखिरी सवाल यहाँ पे, ऑपोजिशन पार्टीज पर्टिकुलरली कांग्रेस का ये तर्क है कि इस बजट में जो हमारे देश के पुअर हैं, हमारे देश की मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए कुछ भी नहीं आया। ये बजट अकाउंटेबिलिटी और विजन से वंचित है। आपका क्या कहना है? इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता, और मुझे लगता है कि जिसने ये स्टेटमेंट दिया है उसे पूछना चाहिए कि आपने शायद बजट का भाषण देखा नहीं। विजन पहले दिन से स्पष्ट है कि देश को विकसित भारत बनाना है। मार्ग पहले दिन से स्पष्ट है कि गरीब, गांव, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सब के सशक्तिकरण के माध्यम से जाना है। और गरीब का घर बनेगा, 2 करोड़ घर बनेंगे। गरीब मध्यम वर्ग के व्यक्ति को जो चौल में रहता है, जो किराए के मकान में रहता है, उसका घर बनेगा। ये अगर उसको नहीं दिखाई देता तो मुझे लगता है, और वहाँ से लेकर के जितनी सारी योजनाओं को मैं जिक्र करूँ जिसकी चर्चा माननीय वित्त मंत्री जी ने की है, जो कंटिन्यूएशन में चल रही है उनकी चर्चा माननीय वित्त मंत्री जी ने की है, जो अब तक हासिल किया उसकी चर्चा माननीय वित्त मंत्री जी ने की है, उसके बाद में भी अगर कोई नहीं देखना चाहता तो मुझे लगता है कि जो आंख मीच करके ज़बरदस्ती जो है अंधा बनने की कोशिश कर रहा है, उसको जगाने की आवश्यकता भी नहीं है। जी बिल्कुल। उसको, उन लोगों को जनता अपने आप जगा देगी थोड़े दिन बाद। जी, थैंक यू सो मच Gajendra Shekhawat ji for joining us on the telecast, sharing your views on the budget day, budget 2024, the interim budget. Let's start my conversation, however, now with the panelists that have joined with me. We are talking about the 1 lakh crore corpus that has been allocated by the Government of India in this budget. This is only going to be specifically focusing on research and development, innovation and deep tech. There is the sunshine industries, the sunshine domains in the country that are going to be prime focus of this corpus. In this corpus, there is a 50-year tax, a 50-year interest-free loan that is going to be provided. There is going to be low or even zero interest rate that is going to be levied on people who take these loans, and there is going to be the options of financing and refinancing for really long tenures. In fact, there has also been a mention that this corpus is going to focus on space and on defense, deep tech. Let's figure this out. What is it all about, and where is it that India is lagging behind in not being able to achieve its deep tech, its artificial intelligence, its all of these targets, and what can be done with this immense amount of corpus that has now been provided in terms of the initiation that needs to be had. Starting my conversation with my panelists, okay, I have with me Arun Mampazi. He's a semiconductor engineer and author. Arun, how do you react to this announcement that is so specific on deep tech? Yeah, hi Megha. So, India for a couple of decades has been reasonably good in software, manpower and so on.
But one of the issues that we have faced is that we have not been so good with product development and innovation. And as we step into deep tech, for example, starting on semiconductors, AI, and so on, I think the government wants to ensure that India doesn't end up just as the back end operations of a global MNC, but we also develop products here. We also have innovation and research happening here. And if you notice, this entire scheme, though maybe it's not officially announced, but in the Honorable Finance Minister's speech, she specifically says this will help the private sector to do more innovation. So what it appears, and there is also the concern, for example, the academic research is oftentimes different from industrial research. And there is this concern many times that the academic research ends up in just papers and publications and not really products. So what this does is two things. One, for companies, startups, or otherwise, it provides an opportunity which companies don't have deep pockets. It provides an opportunity to get into these loans through which they can innovate. And two, in my opinion, it also sort of pushes the academia to work closely with the industry rather Okay. than being in their silos. Okay, okay. Dr. A.K. Garg, he's the director, Cohen Advisory. He's the ex-senior director at MeitY as well. Dr. A.K. Garg, for a layman, somebody who's watching and listening to the budget announcement, the speech that has been made, I will not be able to decipher, understand as to what this corpus is exactly going to do. So when we talk about deep tech, these are, very flexible terms, because this includes artificial intelligence, it includes aerospace, defense. We are talking about telecommunications, we're talking about semiconductors, robotics, aerospace, space technology, semiconductor manufacturing. So there are so many aspects to deep tech. So how is a small corpus of 1,00,000 crore of rupees going to cater to all these segments? And if that's not the idea, then which are the top 3 or 4 sectors where this corpus needs to focus on? Make me understand that though it is merely an announcement and we have to look at the details, but the announcement itself is significant for a basic reason that India's R&D spending of the total GDP is only 7 to 0.8%, whereas the major economies, which is in around of GDP, and their GDP is also quite higher as compared to. This is a real concern, and of this 5% to 8%, the total only 36% is the private sector spending. And as my earlier speaker said, that the translation to real economy of the academic institute research is minimal, and there this 0.7%, 46% is going to those. So this is a very important announcement in a way that, and in a way will actually motivate them to put in more money research corpus. And second important thing is you said that is going. Okay. What I mean to say, there are I'll quickly sectors in interrupt which you. There seems to be an audio issue over there. We'll try to figure that out. Let me get in Avinash Shekhar also. And Avinash, the same question to you. Now, we've cast the net wide, but are we then going to be able to fulfill our ambition? Yeah, so I think 2-3 points here. Obviously, we have to make effort. And this is, I think, welcome first effort. I think, as you said, that 1 lakh crore rupees is not a very big amount, but at least it's a starting point. And I believe is that what we need to have is a comprehensive policy to support R&D. Not only like applied R&D only, actually on the basic level also, for which I think supporting in terms of money is one. Another part is that supporting in terms of regulations, in terms of giving clarity, because sometimes when you're doing truly something innovative,
the laws are not in place, or the support from the government, from a regulation side, from a compliance side. And what happens is that most of these startups who are doing really groundbreaking R&D, they are actually not accountants and lawyers. Basically, they are engineers, they are scientists. Okay, they really don't. So they need that support, or a moral support from the government, saying that, okay, you go innovate, and we will take care of if there is some negative impact in terms of the regulations not being clear, in terms of you not being aware of those regulations. I think that is also one important part. And I think if you look at crypto, that's the one problem which we are facing. But yeah, overall, I think it is a welcome step, and I think the intention of the government is to go whole hog. I mean, obviously, it may take some time. Fair enough. Ajit Khurana, I'm going to quickly get a comment from you, particularly with an example that I'm going to share right now. Just a few months from, in fact, in February itself, there is going to be Satya Nadella from Microsoft, who's going to be visiting India. He is going to be closely interacting with the startups in the AI domain. And I was just going through, I mean, just doing some research and taking a look at some of the best top AI startups across the globe, and maximum of them are located in United States of America. And the kind of progress and advances that these AI companies have made is staggering, because there are AI startups in aviation space sector, there are AI startups in climate and energy, there are AI startups in defense, in construction, you talk about education, you talk about transportation and logistics, and they make a lot of sense. So just to give you an example and to understand, and the fact that there is a startup by the name of Airspace Intelligence. It's based out of San Francisco, California. Interestingly enough, one of the founders of this company is an Indian living out of San Francisco. And what this company does is it uses AI to power government aircraft, drones, ships and submarines. This AI pilot functions autonomously without GPS and communications. This AI drone, which is called Nova 2, was used by the Israeli Defense Forces to search the civilians and shooters hiding inside buildings or in underground complexes. So the USP of this drone or this AI product is that it conducts surveillance in multi-story buildings and underground complexes without human pilots. There was another such example that I saw, that there are these AI equipment, that AI technologies that are being utilized that allow to monitor the air traffic and reduce the human error that happens in the air traffic control systems. And not just that, it provides the shortest distance for the pilot to traverse the area till the time he lands, which again acts like a Google map but for air. So when we have such fantastic examples that are not just on paper but are being implemented on the ground, where is it that India is lagging? Because it's not the dearth of talent, because half the companies that have been opened up in San Francisco or Palo Alto or in Colorado and some other parts of America are run by Indians. They are American Indians, of course, with lucrative offers, billions and billions of dollars is what they earn. But how can we ensure that something similar can be built over here? So very simply, I'll use not the examples you gave, but the examples I have direct experience with when I used to head the business incubator at IIT Bombay. And some of the examples I could give you would be as staggering, if not more, than some of the ones you gave. The challenge that has been is that when you look at research and innovation in the private sector, which is very constrained by shareholders' capital, is that they need to do smaller and incremental research which yields immediately fruit, like in months, quarters, or at the most a year or two. When you go to academic research and innovation, such as the one being done in IITs, I'm no longer part of IITs, but I used to, IIT Bombay, but I used to be. There the thing is that there is amazing innovation, but to take it from the lab to commercializing it requires a huge leap of capital, and that was missing. So I think that is the key component I'm very excited with here. According to me, I have gone through the budget speech and the finance bill in a deep, very, very deep look.
and the budgetary allocation has not been made. So it remains to be seen as to how this is funded. Seems like this will be given to multiple ministries to deploy. That is something that I think we'll find out in June or so after the final budget is presented, not the interim budget. The key component is step 3. So sourcing of the funds, the governance are important, but the third part is methodology of distribution. A lot of people who heard the finance minister's speech wrongly assumed that the loan is going to be a 50-year loan. While theoretically it could be, the loan program is a 50-year loan and the loans themselves will be of multiple tenures. But because it's a 50-year program, longer tenure loans like 10-year, 20-year would also be possible. Right. Then the last step is the capture and the churn of it. If this is done well, I think this could be a fabulous move forward. Absolutely. Okay, fantastic ideas, some clarity on how is going to be the execution of it all, talking about deep tech and which are these important key sectors, specific ones that are topical at this point of time that will help in building our own infrastructure and making India a hub for patents, design patents that then can be sold to the rest of the world, and India has the monopoly for it. That's the goal, and here's hoping that we are able to achieve it in the coming years. I thank all of you for joining me on the telecast. Thanks for watching NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.